फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि बर्फीले देशों में वहां के घरों के बेसमेंट में आपको नमक मिलेगा, पर वो रखा क्यों जाता है? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है पहाड़ों पे जाने पर अंडे को 2 सीटी की जगह 4 सीटी मारने पर उबलता है? फ्रेंड्स, क्या आपको इसका रीजन पता है कि अंगूर को पानी में डालने पर फूलता क्यों है वो? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कार्बोनेट ड्रिंक्स को जब हम ओपन करते हैं टक से तो उसका आवाज क्यों आता है? क्या आपको ये रीजन पता है कि हायर एल्टीट्यूड्स में जाने के बाद आदमियों को एनेक्सिया बीमारी क्यों हो जाती है? आपको पता है कि स्कूबा डाइवर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 32% ही ऑक्सीजन डाला जाता है? क्या आपको एक जादुई मिक्सचर के बारे में पता है जिससे हम 2 कंपाउंड्स को मिलाकर उसके बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस। जय हिंद फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉल्यूशंस। वैसे तो इसे क्लास 12 का कहना नहीं चाहिए, क्लास 11 का कह सकता हूँ इस लेक्चर को, क्योंकि अब क्लास 12 में आ गए भाई, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ ज़्यादा लेक्चर्स देखने को मिलेंगे एक ही पर्टिकुलर चैप्टर के। अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता, नाम पे आते हैं। नाम का क्या नाम है भाई? सॉल्यूशंस। अब ये चैप्टर का नाम सॉल्यूशन इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कुछ खेला होने वाला है। अब बात को जरा आप ऐसे समझिए, हमने बचपन से पढ़ा था क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें हमने ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ी नहीं थी। और हाँ, मैं अगर आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट से प्यार है तो आप इस चैप्टर को कभी भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही बेहतरीन और मतलब मेरे पास ना कहने के लिए ऐसे अल्फाज नहीं है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एकदम चुम्मेश्वरी कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं ऐसे ही हवे में सारी चीज़ें तो बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऑब्वियस सी बात है पता है कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। देखो, मैं अगर आपको इसका ओवरव्यू दूँ इस चैप्टर का, तो पहले आपको पढ़ना है क्या सॉल्यूशंस के बारे में, जो मैंने यहाँ पे बेसिक सा दिया है, एकदम बच्चों वाली चीज़ें, मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हमने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ ली थी। फिर नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि इसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन के बारे में, और जो आपके बहुत ज़्यादा आएंगे काम आपको न्यूमेरिकल करने में जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। धीरे धीरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको 4 पढ़ने हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है, उसके बाद ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिक प्रेशर पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर पढ़ना है। उसके बाद फिर आपके कुछ लॉस आएंगे, जैसे डाल्टन लॉ आएगा, रॉल्स लॉ आएगा, उसके बाद फिर आपको हेनरीज लॉ पढ़ना है, उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर करके हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब ये चैप्टर आपको जितने देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं इसमें। मतलब आप अगर आपको केमिस्ट्री से प्यार है तब तो एकदम इसको एकदम चिपक के रहोगे, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर आते हैं क्या न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स में यहाँ कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, आज हम जो करने वाले हैं वो है बेसिकली सॉल्यूशंस का बेसिक चीज़। इसे हम क्लास 11 का लेक्चर भी बोल सकते हैं, मतलब क्लास 11 के स्टूडेंट भी इस लेक्चर को आराम से देख सकते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और बात करने वाले हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी और आपका मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी के बारे में। तो चलिए बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे ऑब्वियस है, इसके सामने आपको लिखा है भाई सॉल्यूशन चैप्टर। आपको नाम को पहले समझ लेते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी 2 कंपाउंड्स को एक साथ मिला देते हैं और वो जो है होमोजीनियसली आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, जैसा आपको पता है बचपन से। फिर आता है नेक्स्ट चीज़ जो है क्या, मिक्सचर। मिक्सचर एकदम छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों वाली, इसलिए मैं एकदम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर का मतलब वो होता है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को जो नॉन रिएक्टिव है केमिकली ईच अदर से, मतलब जब हम 2 या 2 से अधिक केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड को मिला देते हैं आपस में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब सलाद साग भाजी मत लाना अपने में, अब थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन तो बता दिया, अब बताना है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या बेसिक सा डेफिनेशन अगर मैं किसी को पूछूं तो सर जी, सॉल्यूट वो होता है जिसे हम सॉल्वेंट में डालते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जैसे हमने बचपन से पढ़ा है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं उसका स्टेट क्या होगा, आप में से कई बच्चे कहेंगे सर जी जनरली हम लेते हैं कि जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड टाइप का रहता है, और जो सॉल्वेंट है वो तो आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसा हम देखते हैं कि नमक को पानी में मिला दीजिए तो सॉल्यूशन बन गया, और फिर वो तो क्या है, सॉल्यूट, एंड उसमें नमक क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट हो जाएगा, एंड जो आपका पानी है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और याद करने का बचपन से एक तरीका बताया है मैडम जी ने, तो कि चाय में जो उसका पानी दूध वगैरह होता है वो एक सॉल्वेंट होता है, और उसमें जो चाय पत्ती शक्कर उक्कर डालते हैं वो सॉल्यूट होता है।
ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। लेकिन अगर मैं आपको एक फैंटास्टिक क्वेश्चन पूछ दूं जो इस चैप्टर का स्टार क्वेश्चन है, जो हर एक न्यूमेरिकल में, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में आपको देखने को मिलेगा कि मैं अगर अल्कोहल प्लस में वाटर को मिला दूं तो इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? क्या आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, एक बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट, जो आपके सॉल्वेंट कंपाउंड्स है। मतलब जो अल्कोहल है वो भाई सेकंड नंबर में आता है, वाटर सबसे ज़्यादा क्या होता है, सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल सॉल्वेंट होता है, मतलब अपने अंदर किसी भी चीज़ को डिजोल्व कर लेता है आसानी से, और जो अल्कोहल है वो सेकंड नंबर पे आता है। अब जो अल्कोहल है, वाटर है, ये दोनों क्या है आपस में एकदम ज़्यादा सॉल्युबल है भाई, तो हम किसको माने सर जी? यहाँ पे तो लफड़ा हो गया। तो ये ना आपको क्वेश्चन को देख के जज करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि मैंने भाई 60 ग्राम जो है ना मैंने अल्कोहल को डाला और मैंने क्या किया 40 ग्राम जो है वाटर को डाला, ठीक है। अब ग्राम देख के मतलब हड़बड़ाना मत, ठीक है, ग्राम व्राम सब ये सब आते रहता है, ग्राम लिक्विड, ठीक है। तो अल्कोहल को मैंने 60 डाला और वाटर को 40 डाला, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूट लेना है वाटर को और अल्कोहल को लेना है सॉल्वेंट। तो अब आपको ये चीज़ समझनी होगी मेरे दोस्त कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है इन सारे कंडीशन में, ठीक है। इन कंडीशन में बता रहा हूँ, अभी एक और आपको कंडीशन बताऊंगा कि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा किससे? सॉल्यूट से। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा सॉल्यूट से। अच्छा सर जी आपने सॉल्वेंट को ज़्यादा बोल दिया, तो अगर मैं एक बोरी नमक में क्या करूँ, एक टिप का पानी डाल दूँ, तो इसमें सॉल्वेंट और सॉल्वेंट कौन सा हो जाएगा? तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा धोखा। इसमें क्या हो जाएगा आपको? धोखा, क्योंकि आपने वहां पर क्या लिया? सॉल्ट को लिया, और सॉल्ट अपने आप को जल्दी से सॉल्यूबल, मतलब वो तो एक सॉल्यूट मान के चलो, सॉल्ट अपने अंदर किसी चीज को कैसे घोलेगा भाई? बुद्धि लगा के देखो, किसी चीज को अपने अंदर कैसे घोलेगा। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि जो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ होती है ना, वो ज़्यादातर में आपको सॉल्वेंट लेनी होती है, और सॉल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसमें उस समय पर भी जो नमक है वो एक सॉल्यूट है और जो पानी है वो एक सॉल्वेंट है। तो इस बात को याद रखना कि ये कट्टा बोरी वाला एग्जांपल, और जब ये वाला, ये तो एकदम स्टैंडर्ड है यार, चुम्मा ले लो, इसको मैं हार्ड बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये तो न्यूमेरिकल मेरे में आता है तो छा जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हो गई। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है सर जी? तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मेरे दोस्त मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम कितना ऐड कर सकते हैं, हम कितना ऐड कर सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हम ऐड कर सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी आया है तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ब्रांडेड टाइप का क्वेश्चन जो आपको हेनरीज लॉ में पढ़ना है, इसी चैप्टर का है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस के बारे में, सॉरी मिक्सचर के बारे में ये नहीं बताया कि आपको यार बचपन का चीज़ है। एक होता है क्या होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है क्या हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना, इसको आप लिख लेना, ठीक है। और ये सॉल्युबिलिटी हो गई। अब देखते हैं क्या सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब ज़्यादा दिमाग लगाओ, सॉल्युबिलिटी किस किस पर डिपेंड करेगा? ऑब्वियस सी बात है नेचर ऑफ सॉल्यूट, एंड ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे किस प्रकार, देखो सॉल्यूट पे किस प्रकार डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी के बेसिस पर। अगर मान लो किसी कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स उसकी बॉन्ड की पकड़ ज़्यादा है, और अगर बॉन्ड की पकड़ ज़्यादा है तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, और जल्दी से टूटेगा नहीं तो वो सॉल्युबल कैसे होगा? मतलब कि जिस भी कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा वो जल्दी से घुलेगा नहीं, और जल्दी से घुलेगा नहीं तो सॉल्युबल कम होगा। तो लैटिस एनर्जी के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। और वहीं आपको ये आपको एक थ्योरी से भी पता चलता है। और ये आपका है क्या सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट में आ जाता है कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी आप लैटिस एनर्जी एज्यूम कर सकते हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना बेसिकली आयनिक जो कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड जो बेसिकली आयंस के चेंज से बनते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा चिपकते हैं एक दूसरे से, और जब ज़्यादा चिपकने लग जाते हैं दो लोग तो उनको हटाना बड़ी मुश्किल की बात होती है मेरे दोस्त। तो इसलिए उनको हटाना बड़ी मुश्किल से बात है, तो वो घुलेंगे कैसे? तो चिपक गए हैं तो सॉल्युबिलिटी उनकी भी कम हो जाती है यार।
और ये सॉल्युबिलिटी होगी। अब ये आपको मतलब ये तो भाई एकदम आपको लिख दूंगा तो आपको लगेगा अरे यार इसको तो हम लोग तो एकदम 11 से देख ही रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं जी। भाई टेम्परेचर और प्रेशर तो हमेशा लगता है, फिजिक्स पढ़ो चाहे केमिस्ट्री पढ़ो तो टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करते हैं। बुद्धि लगा के देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या सॉल्यूट ज़्यादा घुलेगा सॉल्वेंट में, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अच्छे से लिख लेना मेरे दोस्त, मैं जस्ट ओरल बता रहा हूँ, मुझे जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रेशर के बढ़ने पर घटने पर क्या होगी सर जी? ये हुई मुद्दे की बात। अब जरा इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, जब हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल में जब प्रेशर लगाते हैं ना तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू उसके मॉलिक्यूल जो है पास पास आने लग जाते हैं। लेकिन इसमें ना एक रेयर केस आता है, पता है। देखो जहाँ ये जान लो कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इसमें एक ना रेयर केस आता है किसका, जब हम गैस को मिलाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। यानी कि जब हम गैस को मिलाते हैं किसी भी लिक्विड के साथ। यहाँ पे लिख लो भाई, IMP करके लिख लो जी, यही क्वेश्चन पेपर ऊपर में आ जाता है 1-2 नंबर का, फिर हड़बड़ा जाते हो। तो ये जो है जब एक स्पेशल केस आता है जब हम गैस को मिला देते हैं किसके साथ, किसी भी लिक्विड के साथ, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है प्रेशर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों सर जी? तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखो जो गैस होता है ना उसके पास ना फ्री पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री पार्टिकल्स। जैसे मैं अगर बोलूँ, मैं अपना हाथ रखा हूँ यहाँ पे, ऐसे एकदम रफली एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हाथ रखा या फिर कोई एक कंटेनर इमेजिन कर लो, तो जब मैं उसमें प्रेशर लगाऊंगा ना तो प्रेशर लगाऊँ तो होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि वो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में पास पास आने की जगह दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो जब ये दूर दूर चले जाएंगे तो लिक्विड के साथ और कैसे मतलब उसको घुसेड़ डालोगे। और एक और लॉजिकल थिंक लगा दो यार कि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल थोड़े पास होते हैं, उनके बीच में थोड़ी ही जगह होती है, और अगर आप गैस को भरने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस है, अगर ये गैस जैसे कि CO2 हो गया, तो अगर वो गैस अंदर पानी के अंदर जाने लगा तो वो अंदर की जगह को थोड़ा थोड़ा घेर लेगा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं बोलेंगे ऐ चोट हमारे अंदर घुसेगा, निकाल इसको, कौन बेगारी आदमी आ गया हमारे पास में, तो लिक्विड वाले पार्टिकल्स को धक्का मुक्की करके पेल ही देंगे। तो ये जो गैस पार्टिकल्स हैं आपको ये समझना होगा कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है किसी भी, जब हम गैस और लिक्विड को मिलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा यार ओपनर, जब ओपनर को खोलते हो तो टक से आवाज़ क्या आती है, वो जो CO2 है ना, CO2 को बेसिकली हमने डाला ये था प्रिजर्वेटिव, लेकिन वो तो अब मजे की खेल हो गई है, ठीक है। देखो जो आपका कोका कोला है, कोका कोला का डब्बा को खोलोगे टक से आवाज़ आता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में CO2 होगा, देखना आपने प्रेशर बनाया होता है, तो वो ना एकदम हाईली टाइट प्रेशर के साथ बना होता है। और यहाँ से भी आपको समझ आता है कि CO2 उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा है भाई मेरे से मत पूछना, क्योंकि यहीं पे है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों नहीं होता, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है जब हम उसे बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जो जब प्रेशर हम बढ़ाते जाते हैं ना तो जो CO2 है बाहर आने की कोशिश करता है। इस कारण से ना एकदम प्रेशर फुल रहता है वो चेंबर, थोड़ा सा भी ऐसे ठक से ओपनर करोगे फट से ऊपर फेंका जाएगा, तो वो प्रेशर के कारण होता है। तो इतने में हमने ये समझ लिया कि क्या होता है मिक्सचर, सॉल्यूशन, सॉल्यूट। अच्छा एक और ब्रांडेड क्वेश्चन बचा है जी आपका। देखो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली। एक और क्वेश्चन है मेरी आपसे कि क्या सॉल्युबिलिटी कभी भी ज़्यादा हो सकती, मतलब क्या कंसंट्रेशन कभी भी ज़्यादा हो सकती है सॉल्युबिलिटी की, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है। देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हम किसी सॉल्वेंट में डाल सकते हैं। बड़ी गहरी बात है, सुनना बेटा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कितने पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, कितने पार्टिकल्स हम उसमें डाल सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता दीजिए कि क्या कॉन्सेंट्रेशन कभी भी सॉल्युबिलिटी के ज़्यादा हो सकता है? नहीं, कभी भी ये ज़्यादा नहीं हो सकता। खुद बुद्धि लगाना जी, यही तो मैक्सिमम अमाउंट था क्या, मैक्सिमम अमाउंट कितने हम सॉल्यूट को इसमें घुसेड़ सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी कभी भी मतलब कॉन्सेंट्रेशन से कम नहीं हो सकती, भले ये दोनों एक दूसरे से बराबर हो सकते हैं। और इसे ही हम कहते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे आपने देखा होगा जो शक्कर का आता है तो खाने का, लड़का लोग ऐसे रस्सी में बांध के ऐसे चाटते रहते हैं उसको, वो जो गोल सा जो शक्कर का रहता है ना, शक्कर का पेठा बोलते हैं उसको। तो उसको जब हम बार बार उठते हैं तो जो शक्कर है बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड चीज़ कहते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी
सॉल्युबिलिटी हमेशा इसके इक्वल हो सकती है बाबू, लेकिन इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। ये बात को आप याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए, तो खैर बेसिक्स सी थी। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉरी मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में। फ्रेंड्स, हमारी केमिस्ट्री में ना जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स आते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास फॉर्मूलेस आते हैं जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, 3 ही हैं भाई, और ज़्यादा होते हैं, 8 होते हैं वैसे तो, लेकिन 2 हमारे सिलेबस से कट गया है, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो ला दूंगा। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी तक है, लेकिन इसे मैं ऐसे ही लिख के ला लिया। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, क्लास 11th का आपका टॉपिक था, और आज जो हमें सीखना है नया वो है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को किस मेथड से डिनोट करते हैं। चलो पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है। मास परसेंटेज ऑब्वियस सी बात है कि एक जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं इनटू में 100, वो क्या हो जाता है, इसका मास परसेंटेज। अब दिमाग लगा के देखो, यही तो कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या बता रहा है, 100 में कितना, क्या बता रहा है, 100 में कितना। देखो यार, एकदम तुम लोग हर एक चीज़ को एक्सप्लेन ही करवा दो मेरे को, ठीक है। बुद्धि लगा के देखो, मैं कहाँ भाग गई, बुद्धि लगा के देखो, यहाँ पे ये क्या बता रहा है भाई, यही तो कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। 100 का ही तो इधर काम ही नहीं है। 100 का काम क्या है कि ये बता रहा है कि 100 में कितना, मतलब 100 में कितना परसेंटेज क्या बताता है, 100 में कितना, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे 1 मिलियन लिख दूं तो ये बताएगा क्या, 1 मिलियन में कितना। तो ये तो कंसंट्रेशन हो गई कि सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूशन को हम राउंड ऑफ करके सॉल्वेंट हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूट जो है ना बहुत कम अमाउंट में डाली जाती है, ठीक है। तो ये तो कंसंट्रेशन हो गया, और इस इनटू में 100 करेंगे तो 100 में कितना, वैसी बात है। तो मास परसेंटेज निकालेंगे तो सॉल्यूट का मास डाल देना और सॉल्यूशन का मास डाल देना, इनटू में 100 कर देना, मास परसेंटेज आ जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डाल देना अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डाल देना, इनटू में 100 करेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन पता है क्वेश्चन आपको घुमा के क्या देगा, क्वेश्चन आपको घुमा के ये देगा कि आपको ना सॉल्यूशन का वेट दिया ही नहीं होगा, ला ये जा बाबू जा, आपको दिया होगा क्या, सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चंस के लिए ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, मान लो कि 5 ग्राम किसी चीज को हम डाल रहे हैं 1 किलो किसी चीज में, तो ऑब्वियस सी बात है उसको नेग्लेजिबल मानेंगे ना, तो नेग्लेक्ट करके हम उसे डायरेक्ट सॉल्वेंट लिख देते हैं, और जो सॉल्वेंट यहाँ पे लिखा है। मास वॉल्यूम इसका कोई काम नहीं है, वैसे कभी भी यूज नहीं होगा आपके जीवन में, मतलब जीवन में नहीं, अभी चैप्टर में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डाल देंगे और 100 कर देंगे, मतलब 100 में कितना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज देख के खटक नहीं रहे, सर जी हम इतने बड़े हो गए, हम इतना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये छोटा इतना बड़ा बड़ा चीज लिखना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इतना लंबा लिखेंगे तो पेपर में तो टाइम जाएगा। इसी बात को लेके हमारे जो केमिस्ट्रियंस थे ना, हमारे जो केमिस्ट थे, केमिस्ट ने बहुत खोज पड़ताल करके, मतलब खोज पड़ताल तो नहीं किया, उन्होंने इस चीज को एक स्पेसिफिक लेटर से डिनोट कर दिया, ताकि जब हम इसे यूज करें क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो हमें सहूलियत हो। तो चलो उसको जरा सीख लेते हैं। 3 याद रखना, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो जरा समझते हैं वो क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, इसने ना ABCD में ही ना डिनोट किया था, ज़्यादा कोई लमूरा झमूरा नहीं है, बस याद करने का। शुरुआत में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको आराम से ये चीज़ें आ जाएंगी। कैसे डिनोट किया, तो ये जो है ना A से इन्होंने बोला कि अब से हम A को ना सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। A को हम सॉल्वेंट। अब देखो यार प्लीज, मैं केमिस्ट नहीं हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि A से ही क्यों कर रहे हैं, PQ भी तो रख सकते थे। वो केमिस्ट थे जिन्होंने सोचा कि A से करेंगे हमारे काम को आसान करने के लिए, A को। फिर बोला कि B को ना हम कहेंगे सॉल्यूट। क्या कहेंगे, B को हम कहेंगे सॉल्यूट। और वैसे ही A प्लस B जब जहां पर भी लिखा होगा ना, तो वहां पर आपको कहना है क्या, सॉल्यूशन। क्या कहना है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। हम कभी भी ना वेट जो है किसी भी जो सॉल्यूट रहे या सॉल्वेंट रहे, तो जब हम सॉल्यूट के वेट को दर्शाएंगे, यानी कि सॉल्यूट का वेट और आपका जो मोलर मास होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चोर हो देख लो रे। वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है कि कितना अमाउंट हम किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा। मतलब समझो, जो अमाउंट आपको वेट गिवन आएगा कि हम इतने सॉल्यूट को इसमें डाल रहे हैं, तो सॉल्यूट के जो वेट जो हम डालने वाले, जो आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे, वो वेट हम WA से डिनोट करेंगे। किसका, सॉल्यूट के वेट को, सॉरी सॉल्वेंट के वेट को, वेट ऑफ सॉल्वेंट।
अब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको किस में लेना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है आपको केजी में, और यहीं पर आप खेल जाओगे। कैसे खेल जाओगे ये भी बताऊंगा। वेट ऑफ इसको केजी में लेना। WB का मतलब वही है, वेट ऑफ आपका सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, जो आपको ग्राम में लेना है, ऑब्वियसली सॉरी केजी में ही लेना है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दोनों आपको केजी में ही होने चाहिए। और वहीं अगर बात करें मोलर मास की, तो WA इक्वल टू वही सॉल्वेंट का मोलर मास हो जाएगा, और MB जो है, सॉरी MA बोल दिया, WBA बोल दिया था ना, MA होगा वो, MB इक्वल टू हो जाएगा आपका सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट का मास, मोलर मास, जो आपका होता है ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल इसका होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको डिनोट करने के लिए आनी चाहिए। अब इसके बाद आता है आपका जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अच्छा ppm नहीं बताया, ppm बता देता हूँ। ppm क्या होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन सेम ही होता है मेरे भाई, सेम क्या होता है समझो। देखो हमारे ना ऐसी ऐसी चीजें होती है, जैसे आप फर्टिलाइजर देखेंगे तो फर्टिलाइजर में अभी किसी ने भी देखा होगा तो वहां पे ना पोटेशियम 40% पार्ट्स पर मिलियन लिखा होता है। क्या होता है, ppm लिखा होता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन में कितना, 1 मिलियन में कितना। तो वो जो आपका कट्टा रहता है ना, जिसके अंदर जो बोरी में जो फर्टिलाइजर आता है उसमें बहुत छोटे छोटे कण डले होते हैं, तो वो उसी को बोला जाता है कि 1 मिलियन में कितना। तो 1 मिलियन जब आप उतने फर्टिलाइजर को छिड़क दोगे ना, तब आपको मिलेगा क्या, 40%, यानी कि 40% पोटेशियम। इस तरीके से होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन का वही काम है, 1 मिलियन में कितना दिखाना। तो आप लिख लो भाई, लिखने के लिए ppm चौथा मेथड है आपका। ppm क्या होता है आपका, सेम रहेगा जो आपने लिखा था। आपने क्या लिखा था भाई, जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट है। अब देखो यहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्यूट क्यों लिखें, जब हमको अभी सीख लिए नया चीज। मास ऑफ सॉल्यूट को किससे दर्शाते हैं भाई, W, मैंने मोलर मास नहीं बोला, मैंने मास ऑफ सॉल्यूट बोला। तो WB अपॉन में WA+B, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6, क्योंकि मैंने 1 मिलियन में कितना बोल दिया, तो 1 मिलियन में इतना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये है पार्ट्स पर मिलियन। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद आपका मेन कॉन्सेप्ट, जो मतलब पूरे चैप्टर की जान है, शान है, सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को देखते हैं, जो है मोलैरिटी वगैरह चीजें। अब देखो ये साउंड करने में तो सेम ही साउंड करते हैं, वैसे तो 11th क्लास का यार क्या बताऊँ आपको, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट वही है ना, बर्बादी छाई रहते हैं, उनको बर्बाद होके आते हैं 11th से, फिर मरते हैं इधर 12th में। तो 5वां चीज आता है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, देखो मोलैरिटी का मतलब होता है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डाले हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। फिर से बोल रहा हूं, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डाले हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसको ऐसे एक बार लिख देता हूं आपके लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने डाले हैं कितने में, 1 लीटर्स, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाले हैं आपने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ऐसा 1 लीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1 लीटर हम रेफरेंस के लिए मानते हैं। तो कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, एकदम सरल सी चीज़ है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मोल्स है, तो मोल्स को कैसे निकाला जाता है, तो मोल्स को निकाला जाता है मोलर मास अपॉन में, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, WB और MB, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम किससे डिनोट करते हैं, A+B से। किससे डिनोट करते हैं, A+B, बार बार बोलो ताकि याद हो जाए, A+B। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया VA+B, है ना। अब इतनी तो गणित आती है कि ये जो है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये नीचे में रहेगा और ये ऊपर में चला जाएगा। इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, देखो इसके नीचे 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एकदम डाउन टू अर्थ से बता रहा हूँ भाई आपको, तब तो समझ में आ ही रहा होगा। WB अपॉन में MB इंटू में WA प्लस B, VA+B, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ खेल जाओगे आप न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादातर चीज़ें किस में दी होगी, ज़्यादातर चीज़ें आपको मिलीलीटर में दी होगी। अब जब ये मिलीलीटर में दिया होगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऑब्वियस ही बात है यार, मिलीलीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या रेफरेंस यूज़ करते हैं, 1000। अगर हमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं।
1000 से डिवाइड कर देते। तो अगर मैं वॉल्यूम को 1000 से यहाँ डिवाइड करूँ तो क्या ये 1000 ऊपर चले जाएगा, और ऊपर चले जाएगा तो हम इसे इधर 1000 भी लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मेन आप याद रखिए। अगर लीटर में दिया है तो इसको मत लिखना, लेकिन मेरी मानते हो तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है, याद कर लो। वैसे तो अपनी अपनी चॉइस है सारी लोगों की। तो ये हो गया क्या आपका मोलैरिटी, ये क्या हो गया आपका मोलैरिटी। तो चलो भाई यहाँ पर एक और सेंटेंस आता है, मतलब एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं मोलैरिटी। इसमें कंफ्यूज मत होना, वो है मोलैरिटी, ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डाले हैं, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डाले हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। यहाँ पर फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डाले हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब वहाँ क्या था, लीटर्स में था, यहाँ पे क्या है, kg में है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन में यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। फिर से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, फिर से बोलो, आप बोलो 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 बेटा घर में, क्या हो जाएगा, WB अपॉन में MB अपॉन में सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA हो जाएगा। ठीक है, WA हो जाएगा। अब फिर से वहीं पर खेला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादातर ग्राम में दिया होगा, तो ग्राम में दिया होगा तो इसे kg में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 ले लेते हैं। तो इसके कारण हम इसमें, अब ये आपको किसी को समझ नहीं आ रहा है, इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जब अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये 1000 ऊपर चले जाएगा, यानी कि WB इंटू में 1000 अपॉन में MB इंटू में WA। तो ये आ जाता है आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म आता है क्या, आपका मोल फ्रैक्शन। ये सब ना आपको क्वालिटेटिव ना प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेगी, इनके जो यूजेस हैं वो आपको समझ अभी नहीं आएंगे। जब आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हर एक जगह ना इन सारे टर्म्स की यूज होगी, तो तब आपको समझ आएगा कि इसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो ये 5वां था। अब 6वां जैसे मैंने बोला, और नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी की यार मैं अगले वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी ला दूंगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगा भाई। ठीक है, सिक्स्थ है आपका क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब आपको ऑब्वियस ही बात है समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं मोल फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए कि क्या मोलैरिटी अच्छा है, मतलब मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन सा अच्छा है। तो आपका आंसर होना चाहिए मोलैलिटी ज़्यादा अच्छा है सर। क्योंकि जो आपका मोलैरिटी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन पे। और जो लिक्विड होता है लीटर, उसका डर होता है जब हम उसे हीट में रखेंगे तो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो सकता है ना, क्योंकि उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट तो खड़े यहाँ पे आपका नॉर्मल रहता है। सॉल्वेंट तो हम kg में ले रहे हैं, और kg में ले रहे हैं, इट मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, और सॉलिड पार्टिकल्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। आप क्या नमक को रखते हो धूप में तो क्या नमक पिघल जाता है? अब भाई ऐसा नहीं है कि एकदम पिघलता नहीं है, थोड़ा बहुत पिघलता है, लेकिन क्या पूरा पिघल जाता है? नहीं पिघलता, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम सॉल्वेंट को kg में लेते हैं, जिस कारण से मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ज़्यादातर लोग देखना, अभी जब आप पढ़ोगे थ्योरम वगैरह, हेनरी लॉ वगैरह में, उन सब में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर मोलैलिटी को ही प्रेफरेंस दी गई है। अब ये अपनी अपनी चॉइस होती है। देखो मोल फ्रैक्शन की बात करें, हाँ आपको ये बता दूं, ये जो सारे चीज़ें हैं ये कंसंट्रेशन को ही डिनोट करने की चीज़ें हैं। आपके सॉल्यूशन में जितना कंसंट्रेशन है उन सारी चीज़ों को डिनोट करने के लिए ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। मोल फ्रैक्शन की बात मगर माने तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसको हम लोग डिनोट करते हैं काई से। ये जो काइल होता है वो ऐसे बनता है, लेकिन हम इसे बेसिकली ऐसा ही बनाते हैं, नॉर्मल साइज का बनाते हैं काइल। टोटल मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का मतलब ऑब्वियस है कि मोल्स में ही निकलेगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि हाँ सॉल्यूशन A प्लस B, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा ये। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, इसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप उसको नहीं लिख सकते सॉल्यूशन को, क्योंकि ज़्यादातर में आपको सॉल्यूशन दिया ही नहीं होगा, आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ही दिए होंगे। तो आपको ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऐसा करके डिनोट करना है। तो ये क्या होता है भाई, बेसिकली फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। अब ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और इसका आप निकाल लीजिएगा, मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे निकाल के कि किस तरीके से आपको निकालो। ऐसे तो उसको डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे यार, जैसे मोल्स निकाला रहेगा ना सॉल्यूट का, तो अपन क्या करेंगे, इसको WB अपॉन में MB अपॉन में WA अपॉन में MA प्लस में WB अपॉन में MB, ऐसा करके इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो इतने में हमने इस चैप्टर के एक छोटे से पार्ट को, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको हमने समझ लिया। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी का भी डाल दूंगा, और सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी हैं जिनको सीखनी है उनके लिए मैं डाल दूंगा। ठीक है,
और बाकी ये सारी चीजें हमने कर ली है। तो चलो एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए थोड़ी सी। वैसे तो 11th का है लेकिन फिर भी करा देता हूं। चलो, स्वागत है आप सभी का केबीसी में। तो ये रहा आपके सामने सवाल, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। आई होप करता हूं आपने इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई किया होगा। देखो, मैं उस स्टूडेंट को हमेशा अप्रिशिएट करता हूं जो हमेशा ट्राई करता है। अब यहाँ पे कई बकलोल होंगे जिनको मैं बोला हूं वीडियो को पॉज कर लो बेटा और मत बनाओ, और उन लोगों ने पक्का नहीं बनाया होगा। मतलब मैंने बोला बनाओ और उन लोगों ने नहीं बनाया होगा। तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि 12वीं कक्षा में पहुंच गए मेरे दोस्त। और अगर 12वीं कक्षा में खुद से मेहनत नहीं करोगे 10वीं की तरह, तो फिर 12 के भाव में जाओगे। ठीक है, अब मेरा काम है यार बताना। चलो मैं बता देता हूँ। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ये इन एक्वास सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। एकदम सरल क्वेश्चन। कैसे? हमेशा एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में ना आपको पॉइंट आउट करने वाली जो चीज है वो है ये। देखो, बच्चे को ये समझ आ जाएगा कि C2H6O2 दिया हुआ है, ये एक सॉल्यूट है, लेकिन बच्चे को ये कभी समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, अगर उसे एक्वास सॉल्यूशन का मतलब पता नहीं है। एक्वास सॉल्यूशन का मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे H2O से है, यानी ये जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट किसमें घुला हुआ है? आपके H2O यानी कि वाटर में घुला हुआ है। तो इसको सॉल्यूशन को करने से पहले हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन जब भी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा, तो हमेशा आपको इन चीजों को डिनोट करना है। कैसे? आपको डिनोट करना है कि ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे है क्या? H2O। ये पहला काम होना चाहिए आपका। अगर ये नहीं कर रहे हो मतलब आपके एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया, आप पूरा पेपर को जो है फाड़ देगा, मतलब काट देगा इस नंबर को। तो ए हमेशा बता देना कि मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसे आपने कहा था एक्वास सॉल्यूशन है, ए मैंने लिया भाई H2O। मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसको बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बी यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है, जो जी है, जो क्या है आपका C2H6O2 है। अब यहाँ पे बायोमास, यहाँ पे 20% ऑफ ये बायोमास दे दिया हुआ है, तो हमें बेसिकली क्या करना है यहाँ पे? लेट करना है, लेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये काम आपका होना चाहिए, लेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जिन लोगों ने भी ये सोचा उनके लिए मैं क्लैप करता हूँ, क्योंकि एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है भाई। और सॉल्यूट का अगर आपको ये बता दिया कि 20% है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कितना परसेंट होगा? 80%। तो अगर आप इसे 100 ग्राम ले लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका मास, जो गिवन मास हो जाएगा आपका। देखो, क्वेश्चन आपको सिर्फ हिंट कर रहा है, बता रहा है कि ये मास, बायोमास दिया है मेरे राजा करके, और बायोमास दिया है तो आपको क्या ले लेना है? इसको 100 ग्राम ले लेना धनाक से। जैसा हम क्या करते थे, जैसा हम 11th क्लास में करते थे इंपेरिकल फॉर्मूलाज के लिए, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे WA हो जाएगा क्या आपका? यहाँ पे मास ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूट के लिए बताया, तो WB आपका 20 है, तो WA क्या हो जाएगा आपका? 80 ग्राम हो जाएगा, और WB क्या हो जाएगा आपका? 20 ग्राम हो जाएगा। जिसने इतना कर लिया उसके लिए तो क्वेश्चन हलवा है जी। उसके बाद क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पे MA और MB भी आपको पता होना चाहिए। तो MA यहाँ पर क्या है भाई? MA है C2H6O12। C2 यानी कि 12 दूनी 24 हो जाएगा जी। 24 प्लस में 6 प्लस में 16 2 जा 32, ठीक है। और इनको आप प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 30 और 65 यानी कि 62 ग्राम आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 62 ग्राम आ जाएगा आपका। तो ये क्या है आपका? मोलर मास है, ठीक है। मोलर मास बोले तो नहीं, हाँ, ये आपका क्या है? मोलर मास आ जाएगा। ये आपका मोलर मास है और ये गिवन मास है, ठीक है। ये आपका, और फिर यहाँ पे हो जाएगा MB, सॉरी MA तो आपका, सॉरी यार मैं यहाँ पे गलत कर दिया, शिट। ये तो MB है ना, MB तो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट तो ये है। यहाँ पे 24 प्लस में क्या था आपका? 24 प्लस में करते रहना जी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 62 ग्राम। आप समझ गए ना इसको? MA क्या था? MA है आपका सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट है आपका H2O, और H2O का कितना होता है? 18 ग्राम होता है। 2 हाइड्रोजन एंड एक 16 वाला ऑक्सीजन, तो 2 और 16 हो गया आपका 18। तो ये आपका आगे क्या है? इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद आपको मेन मुद्दे में चले जाना है। आपको क्या निकालना है? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ऑब्वियस बात है कि जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट के बेसिस पर निकलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? NB अपॉन में NA प्लस में NB, याद रखना, NB अपॉन में NB प्लस में NA। अब क्या करना है आपको? NB मतलब W लिख देता हूँ, मर लो, WB अपॉन में MB। बार बार लिखना जब तक आपके मुंह में ये आ ना जाए। जब आपका मुंह में आ जाएगा ये, तब आपको रोक देना है। WB अपॉन में MB, WA मेरे साथ बोलते जाओ, अपॉन में MA प्लस में WB अपॉन में MB, ठीक है। अब इसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग चीज़ें रह गई और जो आप कर सकते हैं। मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाना, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब बाकी काम आपका है। आपका काम ये बनता है कि आप मुझे कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या आया है भाई।
और याद रखना इसका यूनिट लिखना मत भूलना। तो बता दो इसका आंसर क्या है कमेंट में। और भाई आपके लिए ना ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, मैं भले ही ग्रीन बोर्ड में पढ़ाता हूँ, मेरे पास भले ही स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास भले ही मार्कर बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं बड़े ही दिल से आपको बताता हूँ। और जो मैंने फेस किया ना, मैं अपने समय में कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे, वो मैं आपके साथ कभी होने ही नहीं दूंगा। और याद रखना, जहाँ तक आप हो वहाँ तक मैं हूँ, और मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर करते ही रहूँगा। तो मैंने ये पहला इनिशिएट लिया है फ्रेंड्स क्लास 12 को लेके। तो भाई आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी, मेरा टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।